नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग लिखिए। स्टार्ट। महोदय, एक प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान विकास व्यवस्था के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती समस्या और नैसर्गिक संपदा के नष्ट होने के बावजूद इसे रोकने की दिशा में कोई प्रभावशाली व्यवस्था विकसित क्यों नहीं हुई है। पर्यावरण के प्रभावों के प्रति जनता की जागरूकता तो दिखाई पड़ती है, परंतु यह जागरूकता ठोस उपायों में परिणत नहीं हो पाती है। इसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, परंतु प्रमुख कारण यह है कि हमारी वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार वर्ग प्रायः उसके प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित नहीं होता है। पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य प्रभाव गरीब और साधनहीन लोगों को ही भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए किसी झील या नदी को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं उद्योग स्वामी, परंतु उसका सारा परिणाम भुगतना पड़ता है निचले क्षेत्र की जनता और गरीब मछुआरों को। कारखाने के स्वामियों का लाभ इससे कतई प्रभावित नहीं होता है। इसी प्रकार सीमेंट के कारखानों की स्थापना से आसपास के क्षेत्र के निवासियों का धूल कुएं तथा खानों में विस्फोटों के शोर से रहना दूभर हो जाता है, परंतु वे कारखानों की स्थापना संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रदूषण की लागत उन्हीं को वहन करनी पड़ती है, कारखानों के स्वामियों को नहीं। वनों के ठेकेदार जब वन नष्ट करते हैं तो उसका परिणाम इस क्षेत्र की गरीब जनता को भूक्षरण, घटते आजीविका के साधन, विकृत जल प्रवाह आदि के रूप में भुगतना पड़ता है। लकड़ी इकट्ठी करने वाली महिलाओं को इस कार्य हेतु अधिक श्रम और समय खर्च करना पड़ता है, तो उल्टे ठेकेदार उससे क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। उदाहरण अनेक दिए जा सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषित करने वालों को उसकी लागत नहीं वहन करनी पड़ती है। प्रभावित वर्ग दूसरा ही होता है। बाजार व्यवस्था उन लोगों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ रही है जो कि वर्तमान पर्यावरण ह्रास तथा प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक राष्ट्रों के कानून बनाए गए हैं, परंतु सामान्य जनता के लिए इनके अंतर्गत संरक्षण प्राप्त करने लगभग असंभव होता है। साथ ही वर्तमान व्यवस्था में मानवकृत भौतिक पूंजी की तुलना में प्राकृतिक पूंजी और संसाधनों की कीमत अपेक्षाकृत बहुत कम रही है। महोदय, आर्थिक दृष्टि से विवेकशील कहे जाने वाला प्रत्येक उत्पादक ऐसी तकनीक का उपयोग करेगा जो कि श्रम और मानव निर्मित पूंजी का तो मितव्ययतापूर्ण उपयोग करती हो, भले ही प्राकृतिक साधनों की खूब बर्बादी हो। उदाहरण के लिए जहां कागज का कारखाना अपनी पूंजी और श्रम का तो श्रेष्ठतम
उपयोग करता है, परंतु उसके द्वारा बांस की पुनरोपण की जिम्मेदारी उस पर न होने के कारण वह कुछ ही वर्षों में बांस के जंगलों को बर्बाद करके रख देता है। फिर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने वाली तकनीक के उपयोग के प्रयोग करने का मुख्य आकर्षण करों में मिलने वाली छूट होने के कारण उद्योग स्वामी उस तकनीक की लागत को कम करने में भी कोई रुचि नहीं लेते हैं। इसी कारण पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की सस्ती तकनीक अभी तक विकसित नहीं हो पाई है, बल्कि हमारी सरकार आर्थिक सहायता आदि के माध्यमों से पूंजी सघन और ऊर्जा सघन तकनीक को प्रोत्साहित कर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रही है। विकासशील और गरीब राष्ट्रों के आर्थिक जीवन में प्राकृतिक संपदा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अतः उत्पादन की कोई ऐसी व्यवस्था ही उपयुक्त होगी जो कि प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहित करती हो। पिछले अनेक वर्षों से पाश्चात्य राष्ट्रों से प्रेरित और बाध्य होकर विकासशील राष्ट्रों द्वारा ऐसी नीति अपनाई गई थी जिसने न केवल प्राकृतिक संपदा के विनाश को जन्म दिया, बल्कि विकसित राष्ट्रों पर निर्भरता भी बढ़ाई है। विकसित राष्ट्रों ने अपने उच्च उपभोग स्तर को उनके पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस बात की पूरी सावधानी बरती है। ये प्राकृतिक संपदा सघन वस्तुएं विकासशील राष्ट्रों से आयात करते हैं ताकि उनकी प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रहे। परिणाम यह हो रहा है कि विकासशील राष्ट्रों की प्राकृतिक संपदा का ह्रास उनके स्वयं के विकृत उपयोग ढांचे और पाश्चात्य राष्ट्रों को प्राकृतिक संपदा सघन वस्तुओं के निर्यात के कारण हो रहा है। पर्यावरण और पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने आर्थिक दर्शन को बदलना होगा। हमें पाश्चात्य जगत की इस धारणा से मुक्ति प्राप्त करनी होगी कि अधिकतम आवश्यकताओं की किसी भी प्रकार पूर्ति करना ही आर्थिक विकास का लक्ष्य है। पाश्चात्य राष्ट्रों के रहन सहन के उच्च स्तर के पीछे विकासशील राष्ट्रों का शोषण है तथा उच्च ऊर्जा सघन उत्पादन और उपभोग व्यवस्था है। आज के औद्योगिक राष्ट्र अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दैट्स ऑल।